स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म स्टडी IQ IAS में। मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस सेशन के अंदर में हम मई महीने की कुरुक्षेत्र मैगजीन है उसका एनालिसिस करने वाले हैं। और जो मई महीने की कुरुक्षेत्र मैगजीन है वो रूरल क्राफ्ट से रिलेटेड है। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के अंदर में बहुत सारी डाइवर्सिटी है, और जब हम रूरल एरिया के अंदर में जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर में जाते हैं, तो हर एक रीजन की, हर एक एरिया के साथ में अपनी अलग प्रकार के क्राफ्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। और ये क्राफ्ट, ये जो आर्टिशंस होते हैं, ये जो कारीगर होते हैं, जो बुनकर होते हैं, सिलाई कढ़ाई, मिट्टी के बर्तन, तांबे के, बहुत सारी चीज़ें जो बनाई जाती हैं, ये इकोनॉमी से भी रिलेटेड है। वहाँ के सोशियो और इकोनॉमिक कल्चर, सोशल जो कल्चर है, कई सारे क्राफ्ट किसी पर्टिकुलर इवेंट से रिलेटेड है, किसी फेस्टिवल से रिलेटेड है, कोई किसी रिलीजन से रिलेटेड है, कोई वहाँ के किसी और जो सोशल रिचुअल है उससे रिलेटेड है, कोई क्राफ्ट हो सकता है कि वहां की जियोग्राफी से रिलेटेड है, कोई क्राफ्ट हो सकता है कि वहां पर रहने वाली ट्राइब से रिलेटेड है। तो उसको हम थोड़ा सा डिटेल में करेंगे रूरल क्राफ्ट के इसके अंदर में, एनालिसिस के अंदर में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं जैसा कि आपको लगातार इन्फॉर्म करता ही रह रहा हूं कि स्टडी IQ IAS ने P2I नाम का एक बैच लॉन्च किया है। P2I मतलब क्या? प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच, जिसके अंदर में आप अगर एनरोल करते हैं तो प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की जितनी भी टेंशन है, जितने भी डाउट्स हैं, जितना भी कोर्स है, जितना भी कंटेंट है, सब कुछ आपका यहां पर सॉल्व हो जाएगा। इसके अंदर में ना सिर्फ प्रीलिम्स का कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा, बल्कि मेंस के अंदर में कई इंस्टीट्यूट में जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उनको छोड़ दिया, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी, सोशल इश्यूज, सब कुछ इसमें कंप्लीट किया जाएगा। आप सिलेबस को देखकर एक एक पॉइंट को मार्क कर सकते हैं कि ये इसमें कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। साथ में इसके अंदर में आपको हैंड रिटन नोट्स में मिलेंगे इस बैच के अंदर में, कि अगर आप इस कोर्स में एनरोल करते हैं तो आपको क्लास में नोट्स बनाने की टेंशन नहीं लेनी, आपको नोट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। और एक और चीज, क्या? मेंटोर की इंपॉर्टेंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते अपनी तैयारी के दौरान में। तैयारी के दौरान में कई बार ऐसा फेज आता है जहां पर आपको ये नहीं पता होता है कि अब आपको क्या करना है, क्या आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो वहां पर एक अच्छा मेंटोर आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड करता है। तो सारी चीजें आपको मात्र 29,999 में मिल जाएंगी। और ये जो हमारा इवनिंग बैच है कल से शुरू हो रहा है, तो मेरा एक सजेशन है कि अगर आपने मन बना लिया है कि आपको कोचिंग करनी है तो इस बैच को आप ज्वाइन करिए PRT लाइव कोड यूज करके। अगर आप PRT लाइव कोड यूज करते हैं तो इसमें आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगी। ऐसी हमारे NCERT का बैच भी लॉन्च हो चुका है, 3 जून से इसकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 1499 रुपये में। आप इसको भी ज्वाइन करिए, जिससे आपको एक स्ट्रांग बेस फाउंडेशन बनाने को मिलेगा। इस सेशन की PDF हो, चाहे हिंदू न्यूज़पेपर की PDF हो या कोई भी PDF हो, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप सभी ये देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल, प्लस मेरा सोशल मीडिया हैंडल है, आप मेरे साथ यहाँ पर जुड़ सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि हम करेंगे किसके बारे में? क्राफ्ट के बारे में, रूरल क्राफ्ट के बारे में। तो सबसे पहले तो हमें पोटेंशियल समझना पड़ेगा कि रूरल क्राफ्ट का एक्चुअल में पोटेंशियल है क्या, तो इंपॉर्टेंस क्या है। तो अगर आप देखेंगे रूरल क्राफ्ट भारत के अंदर में उसका बहुत रिच ट्रेडिशन रहा है, जो जनरेशन टू जनरेशन क्या हो रहा है, पास किया जाता है। आप अगर देखेंगे तो बहुत सारे लोगों को उनका जीवन व्यापन बिताने के लिए एक जरिया देता है, स्किल डेवलपमेंट का एक मौका देता है। साथ में ऐसे भी कई सारे क्राफ्ट होते हैं, ऐसे कई सारे इवेंट होते हैं जिसके थ्रू आप एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं, अपना खुद क्या कर सकते हैं, कोई बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, जो आपको क्या करेगा, रूरल कम्युनिटीज के अंदर में अलग अलग प्रकार की अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करने में क्या करता है, ये क्राफ्ट हेल्प करता है। साथ में रूरल क्राफ्ट टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट करता है, और जो क्या है, आपके कंट्रीब्यूट करता है किसके अंदर में, इकोनॉमी के अंदर में। तो यहां से आप समझ सकते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं रूरल टूरिज्म को इंक्रीज करने के लिए, और साथ में इंटरलिंक किया है किसके साथ में, क्राफ्ट के साथ में। जैसे आप देखेंगे
गवर्नमेंट ने इंसेंटिवाइज करना शुरू किया है होम स्टेज को, कम्युनिटी टूरिज्म को रूरल एरिया के अंदर में। अभी तक अगर आप देखते हैं तो आप खुद सोचिए कि रूरल एरिया के अंदर में इकोनॉमी को इंक्रीज करने के और क्या क्या चांसेस हो सकते हैं और क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। ज्यादातर अब जब हम रूरल एरिया की बात करते हैं तो हमें एग्रीकल्चर यही एकमात्र ऑप्शन नजर आता है, लेकिन एक टूरिज्म एक ऐसा ऑप्शन हो सकता है जिस पोटेंशियल को अगर हम सही से टैप कर लें तो ये एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी लेकर आ सकता है। तो कंजर्वेशन एफर्ट, साथ में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और साथ में ही इको टूरिज्म, सस्टेनेबल टूरिज्म, उसको भी एनकरेज किया जा रहा। और इसके अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट क्या किया जा रहा है, एक और चीज, जब टूरिज्म आ रहा है, टूरिस्ट आ रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, जो लोकल क्राफ्ट हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, उनको भी क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। सस्टेनेबल टूरिज्म प्रैक्टिसेस को क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि रूरल टूरिज्म को आपने, जो आपकी इकोनॉमी को हेल्प करेगा, लोकल कम्युनिटीज के पास में इनकम के अंदर में हेल्प करेगा, आपने उसको क्राफ्ट से भी क्या किया है, लिंक किया है। आप सभी आजकल बहुत सारे स्कीम्स के बारे में पढ़ रहे होंगे। ऐसी एक स्कीम है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि रूरल लेवल पर क्या किया जाए, डेवलपमेंट किया जाए, जहां पर हर डिस्ट्रिक्ट को सेल्फ रिलायंट बनाया जाए, एक्सपोर्ट हब बनाया जाए। अब अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जा रहे हैं, यानी कि आप वहां पर जो रूरल जो बैकबोन है उसको क्या कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट का ये प्लान है कि रूरल डेवलपमेंट के अंदर में अगर सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई रोल प्ले कर सकता है तो आप क्या करेंगे, वहां की जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं उनको क्या करें, प्रमोट करें। जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं उनको प्रमोट करें। कहां पर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, यानी कि एक जनपद एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये प्रोग्राम शुरू किया गया। ये पहले यूपी गवर्नमेंट के द्वारा 2018 में लॉन्च किया गया, बाद में इसको कन्वर्ट कर दिया गया ऑल इंडिया लेवल पर। ठीक है, इसके अंदर में एफर्ट क्या किया गया कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के प्रोडक्ट को अपने आप में एक ब्रांड बनाया जाए, उसकी मार्केट को खंगाला जाए, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाए स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए ईच डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, जिससे हर रूरल एरिया के अंदर में, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जो उस प्रोडक्ट से एसोसिएटेड मेंबर्स हैं उनके पास में क्या, लाइवलीहुड की अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो, स्किल डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो। ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट कर रहा है, रूरल जो आर्टिशंस हैं उनकी इनकम को इंक्रीज कर रहा है, और साथ में ही जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स हैं उनको भी क्या कर रहा है, प्रिजर्व कर रहा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो ये इसके क्या है, आपको फायदे नजर आ रहे हैं, और यही इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। प्लस में आपने एक और इनिशिएटिव शुरू किया कि आप टेक्सटाइल को लिंक कर रहे हो टूरिज्म के साथ में, जहां पर आप क्राफ्ट विलेजेस को आइडेंटिफाई किया जा रहा है पूरे देश के अंदर में, और वहां पर क्राफ्ट एंड टूरिज्म दोनों को प्रमोट किया जा रहा है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, होम स्टेज डेवलप कर रहे हैं, टूरिज्म इंफॉर्मेशन सेंटर्स बना रहे हैं, कल्चरल इवेंट्स करा रहे हैं इस इनिशिएटिव के तहत में, जहां पर मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि भारत का जो कल्चरल हेरिटेज है उसको ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स के थ्रू क्या किया जाए, शो किया जाए, और साथ में ही टूरिस्ट अगर उस रीजन के अंदर में जाएंगे तो वहां पर लोकल लोगों के लिए क्या होगी, इनकम अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होंगी। अब एक बहुत बात इंपॉर्टेंट आती है कि सिर्फ टूरिज्म बढ़े, टूरिस्ट आए, लेकिन अगर वो टूरिस्ट आ रहे हैं और वहां का जो नेचुरल लैंडस्केप है उसके ऊपर में इंपैक्ट पड़ रहा है तो वो चीज सही नहीं है। इसीलिए बात की जाती है सस्टेनेबल टूरिज्म की, कि लोग आए बट ऐसे उन चीजों को एंजॉय करें या वहां पर वो सुविधाएं प्रोवाइड की जाएं जिसके कारण में जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल हो। ऐसा ना हो कि उसका एनवायरनमेंट पर, इकोसिस्टम पर इंपैक्ट पड़े। तभी मैं बार बार बोलता हूं कि मास टूरिज्म की जगह पर टूरिज्म फॉर मास, ऐसा कॉन्सेप्ट सस्टेनेबल टूरिज्म, इसका कॉन्सेप्ट लेकर आगे चलना हमें चाहिए। तो रूरल टूरिज्म प्रिजर्व करता है और प्रमोट भी करता है ट्रेडिशनल क्राफ्ट को, सपोर्ट करता है लोकल एग्रीकल्चर को भी, और प्रमोट करता है इको टूरिज्म को भी। कल्चरल एक्सचेंज होगा, जो अर्बन और रूरल कम्युनिटीज के बीच में गैप क्रिएट हो गया था उसको अगर आप कम करना चाहते हैं तो ये रूरल टूरिज्म उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्या करेगा, रोल प्ले करेगा, जहां पर कल्चरल एक्सचेंज होगा।
जो अंडरस्टैंडिंग का गैप हुआ था उसको क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, अंडरस्टैंडिंग के गैप को फिल करेगा। रूरल टूरिज्म क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा उस रूरल रीजन के डेवलपमेंट के अंदर में भी। तो आप ये देखिए, जैसे आजकल एक कॉन्सेप्ट चला है कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर में वहां पर छोटी छोटी झोपड़ियां, छोटे छोटे हट लगाकर वहां पर क्या करना, टूरिज्म को आने की कोशिश करना, जिसमें वो नेचुरल, बिना कोई बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल एसी स्विमिंग पूल के बिना नेचुरल एनवायरनमेंट में रहने। और आजकल लोग इसके लिए लाखों रुपए पे कर रहे हैं। आप जानकर हैरान रहेंगे कि नेचुरल एनवायरनमेंट में रहने के लिए, बिना किसी सुविधा के रहने के लिए लोग लाखों रुपए पे कर रहे हैं कि हमें यहां पर रहना है। तो रूरल टूरिज्म फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, अब आप खुद सोचिए कि आप धीरे धीरे टूरिज्म को बूस्ट कर रहे हैं, तो हैंडीक्राफ्ट्स, हाथ से बनाई गई चीजें, उसके अंदर में भी धीरे धीरे क्या होगा, बूम होगा। आपने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट शुरू किया, उसके अंदर बूम होगा। प्लस में गवर्नमेंट का एक और फोकस है, जो ट्रेडिशनल आपके पास में नॉलेज है उसको प्रिजर्व कैसे किया जाए, और वहां से जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट जो प्रोडक्ट है, उनको फिर एक्सपोर्ट किया जाए। विदेशों में बहुत ज्यादा मांग है हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट की। जैसे आप पॉटरी को देखें, आप कपड़े देख सकते हैं, अलग अलग सजाने की बहुत सारी चीजें हैं, इसकी मांग है विदेश में बहुत ज्यादा। तो जो हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट है भारत का, वो धीरे धीरे लगातार क्या हो रहा है, ग्रो कर रहा है। और अगर ये ग्रो करेगा एक्सपोर्ट, तो डायरेक्ट किसकी इनकम ग्रो होगी, जो हैंडीक्राफ्ट में फैमिलीज क्या है, इन्वॉल्व है। और वो फैमिलीज कहां से बिलोंग कर रही हैं, रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग कर रही हैं। कोविड के बाद में भी हमारा जो एक्सपोर्ट है वो लगातार क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स बनाई हैं। अब एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल तो बना दी, लेकिन जो हैंडीक्राफ्ट का प्रोडक्शन कर रहे हैं उनको अगर मान के चलिए और चीजें रिफाइन करनी है, क्वालिटी और एनहांस करना है, उसके लिए स्किल डेवलपमेंट की प्रोवाइड करना, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, इससे क्या हुआ है, जो हैंडीक्राफ्ट का एक्सपोर्ट है उसके अंदर में क्या हुई है, ग्रोथ हुई है। तो आप देख सकते हैं क्राफ्ट विलेजेस को सिलेक्ट किया गया है लिंकिंग टेक्सटाइल विद टूरिज्म इनिशिएटिव्स के तहत में। आप देख सकते हैं रघुराजपुर उड़ीसा के अंदर में, तिरुपति आंध्र प्रदेश पे, वदज कहाँ पर, आपके गुजरात में, नैनी उत्तर प्रदेश में, अनेगुंडी कहाँ पर, आपका कर्नाटका में, महाबलीपुरम तमिलनाडु में, ताजगंज उत्तर प्रदेश में, और आमेर राजस्थान में। तो जैसा कि अभी मैं पीछे आपको पढ़ा रहा था, क्या टूरिज्म और आपने क्या किया, टेक्सटाइल को लिंक किया है। जब टूरिज्म इंक्रीज होगा तो टेक्सटाइल भी इंप्रूव होगा, उसकी मांग भी बढ़ेगी, और अगर ये होगा तो रूरल इकोनॉमी के अंदर में भी क्या पड़ेगा, पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, चले। तो इससे एक और चीज फायदा होगा, अगर आप रूरल क्राफ्ट को इंप्रूव कर रहे हैं। मैंने आपको कई बार बार बोल रहा हूं कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर जो लोग काम कर रहे हैं, जैसे महिलाएं काम कर रही हैं, बच्चे काम कर रहे हैं, यूथ काम कर रहे हैं, अगर वहां पर उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, वहां पर टूरिज्म जाने लग जाएगा, लोग वहां से खरीदारी करने लग जाएंगे, वहां के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होने लग जाएंगे, तो शहरों की तरफ क्यों आएंगे। तो जो रूरल क्राफ्ट है, रूरल क्राफ्ट को जो सपोर्ट किया जा रहा है, उसको पुश किया जा रहा है, ये आपके माइग्रेशन को भी क्या करेगा, कर्व करेगा। जो रूरल क्राफ्ट इंडस्ट्रीज हैं वो बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती हैं, और वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अगर रूरल एरिया में ही मिलेंगी, तो जो यूथ का माइग्रेशन होता है, विमेन का माइग्रेशन होता है रूरल टू अर्बन, उसको हम क्या कर पाएंगे, रोक पाएंगे। एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज रूरल एरिया में क्या हो रही है, क्रिएट हो रही है। रूरल क्राफ्ट में अगर क्रिएट हो रही है तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी और इनकम डाइवर्सिफिकेशन भी आएगा रूरल इकोनॉमी के अंदर में। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि ज्यादातर जब हम रूरल इकोनॉमी की बात करते हैं तो इनकम का सोर्स हम एग्रीकल्चर को ही मानकर चलते हैं। तो अगर एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज वहां पर क्रिएट होंगी तो वो क्या करेगा, आपके इनकम डाइवर्सिफिकेशन को आगे बढ़ाएगा, और रूरल क्राफ्ट के कारण में टूरिस्ट भी क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, जिससे लोकल इकोनॉमी दोबारा फर्दर क्या होगी, और बूस्ट मिलेगा, जिससे और ज्यादा क्या होंगी, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी लोकल कम्युनिटी के लिए। तो माइग्रेशन को रोकना ये बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट हो सकता है। ऐसी एक एग्जांपल आप देख सकते हैं कि रूरल क्राफ्ट के प्रमोशन के लिए एक एकता मॉल, आप सभी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहां पर, केवड़िया गुजरात में देखा होगा, वहां पर एकता मॉल बनाया गया।
ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर लोकल जो वहां की कम्युनिटीज हैं, जो आर्टिशंस हैं, वो अपने जो प्रोडक्ट है उसको वहां पर दिखा सकते हैं और साथ में क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। अब आप खुद सोचिए, वहां पर लोग जा रहे होंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए, लेकिन उसके बाद में क्या है, आप वहां पर जब ये मॉल देखेंगे तो आप उसमें भी विजिट करेंगे। इससे क्या होगा, वहां पर आप जो लोगों ने प्रोडक्ट बनाया उसको आप परचेस करेंगे, जिससे उनकी इनकम इंक्रीज होगी। तो आप समझ रहे हैं टूरिज्म को आप कैसे क्राफ्ट से लिंक कर रहे हैं। तो मॉल एनकरेज करता है एंटरप्रेन्योरशिप को आर्टिशंस के बीच में, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है और लोकल इकोनॉमी को क्या करता है, बूस्ट करता है। ठीक है, ट्रेडिशनल क्राफ्ट को, अच्छा आप खुद सोचिए, आप कहते हो ना कि अरे ये वाले जो कढ़ाई है बहुत पहले हुआ करती थी, अब नहीं होती। क्यों? क्योंकि अब इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी उसमें नहीं रह गई, तो वहां पर जो उसको करने वाले लोग थे वो दूसरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने लग गए। तो जो लोकल, जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट है, जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, जो ट्रेडिशनल स्किल है, उसको प्रिजर्व करना भी इकोनॉमी के अंदर में उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके कल्चर से और हिस्ट्री से रिलेटेड है। एक एक जो क्राफ्ट है वो अपने आप में हजारों साल का इतिहास लिए हुए है, तो उसको अगर वो खो जाए, वो गायब हो जाए, तो इतिहास का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा यानी कि कल्चर का बहुत बड़ा क्या होता है, नुकसान होता है। ठीक है, तो आप सस्टेनेबल टूरिज्म को क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। सस्टेनेबल टूरिज्म का मतलब क्या एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का मतलब क्या होता है कि आप नेचुरल और कल्चरल हेरिटेज को क्या कर रहे हो, प्रिजर्व कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप पुराना कोई धरोहर है उसको पूरा तोड़कर आप बिल्डिंग्स बना दें, कह देंगे भाई साहब यहां पर तो सुविधाएं कर दी, नहीं, उसको प्रिजर्व करना है। ऐसा नहीं है कि जहां पर लोकल लेवल पर लैंडस्केप पर वहां पर क्या है, पेड़ पौधे लगे, आप उसको काट के बड़े बड़े होटल्स बना दें। तो आप सस्टेनेबल कहां से हो? जब हम सस्टेनेबल की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि क्या जो अभी हम उपभोग कर रहे हैं सुविधाओं का, वो सुविधाएं हमारे फ्यूचर जनरेशन कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी, ये है सस्टेनेबल। तो सस्टेनेबल टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत की अगर फिलॉसफी में देखा जाए तो ना सिर्फ आप कल्चरल एक्सचेंज कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स के अंदर में, बल्कि साथ में आप नेचुरल और कल्चरल हेरिटेज को भी क्या कर रहे हैं, प्रिजर्व कर रहे हैं। ठीक है, ट्रैवलर्स जो आपके टूरिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो टूरिज्म प्रोवाइड कर रहे हैं, लोकल कम्युनिटीज, उन सभी को आप क्या कर रहे हैं, एक साथ बेनिफिट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं सस्टेनेबल टूरिज्म के तहत में। चाहे ट्रैवलर्स को देखें, वो क्या है, उनसे कहा जा रहा है कि भाई आप रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म एक्टिविटीज में क्या करें, पार्टिसिपेट करें, जो लोकल कम्युनिटीज एंड एनवायरमेंट को क्या करेगा, बेनिफिट पहुंचाए। यहां से आप लिंक करें, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक बार अपनी स्पीच में क्या बोला था कि अपने देश की कुछ ऐसी जगहों को आप आइडेंटिफाई करिए जहां पर आप घूमने जाएं। और घूमने जाने से सिर्फ यह मतलब नहीं होता कि आप जाएं घूमने के चले आए, वहां पर जो लोकल लेवल पर जो मार्केट हैं, जो क्राफ्ट है, जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं, जो प्रोडक्ट है, उनको क्या करें, परचेस करें, क्योंकि वही एकमात्र उस इकोनॉमी में, उस रीजन के अंदर में रहने का, खाने का, जीवन बिताने का क्या है, जरिया है। और G20, जो G20 समिट है, उसको हम बहुत ही बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं भारत के टूरिज्म को इंटरनेशनल लेवल पर रखने के लिए। आपने देखा होगा कि हमारे देश के बहुत सारे इवेंट, जो G20 के इवेंट्स हैं, उनको बहुत डिफरेंट डिफरेंट जगह पर रख रहे हैं। वहां पर हम क्या नाम है, एक्सपो लगा रहे हैं, वहां पर हम एग्जीबिशन कर रहे हैं, जिससे क्या है, जो वहां पर G20 के साथ में आप जानते हैं हर उसी के साथ में डेलीगेट्स आते हैं, साथ में बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर्स आते हैं, विदेशी नागरिक आते हैं, तो उसका क्या होगा, प्रमोशन होगा। और मान के चलिए वो इवेंट अगर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर कवर होगा तो उस रीजन के अंदर में भी क्या होगा, जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट है, इंडियन जो टूरिस्ट प्लेसेस है, उनका क्या होगा, प्रमोशन होगा। तो याद रखिएगा G20 को भारत एक अलग लेवल पर क्या है, इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहा है अपने आप को प्रमोट करने के लिए एज ए टूरिज्म हब के नाते भी। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे एक सारस आजीविका मेला, जो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, एनुअल इवेंट है, जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसके अंदर में जो रूरल लाइवलीहुड और प्रोडक्ट होते हैं उनको इसमें शोकेस किया जाता है। तो आपसे पूछ सकते हैं, सारस आजीविकी मेला, ठीक है, ये इवेंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है रूरल आर्टिशंस को, क्राफ्ट पीपल को, एंटरप्रेन्योर्स को,
जहां पर आप क्या कर सकते हैं, कंज्यूमर के साथ में इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप बायर्स के साथ में इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को। तो सारस आजीविका मेला मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा इसको किया जाता है। ऐसे ही आपने सूरजकुंड क्राफ्ट मेला के बारे में भी सुना होगा। ये भी रिच कल्चर उसके बारे में बताता है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, अगर आप दिल्ली के आसपास में रहते हैं तो आप जरूर यहाँ पर गए होंगे, सूरजकुंड क्राफ्ट मेला के अंदर में भी गए होंगे। ऐसी एक आदि महोत्सव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको मार्क कर लीजिए, एग्जाम में आ सकता है। ये जो है नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल है जो आपको कई जगह पर देखने को मिलेगा, कई जगह पर देखने को मिलेगा। और ये क्या है, जो ट्राइबल कल्चर, ट्राइबल क्राफ्ट, इवन ट्राइबल जो क्यूजीन है, जो खाने पीने की चीजें हैं, कॉमर्स हो गया, ट्रेडिशनल आर्ट हो गया, उन सब चीजों को क्या है लार्ज स्केल पर, नेशनल लेवल पर प्रेजेंट किया जाता है आदि महोत्सव पे। तो आदि महोत्सव एक ईयरली प्रोजेक्ट है, हर साल होता है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। और क्या है उसके अंदर में जो ट्राइफेड है, क्या नाम है उसकी फुल फॉर्म क्या बोला जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ट्राइबल कोऑपरेशन मार्केटिंग डेवलपमेंट एंड फेडरेशन लिमिटेड, उसके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो आदि महोत्सव, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि किसी और चीज से रिलेटेड, तो याद रखिएगा ये एक नेशनल इवेंट है जहां पर क्या किया जाता है, जो ट्राइबल से रिलेटेड ये फेस्टिवल है, जहां पर वो अपने सारी की सारी चीजें, संस्कृति, शिल्प, एंटरप्रेन्योरशिप, खाने पीने की चीजें, सारी चीजें वहां पर शोकेस कर सकते हैं। ठीक है, चलें नेक्स्ट अगर देखें, रूरल क्राफ्ट थ्रू रिचुअलिस्टिक एंड इंडिजिनस ट्रेडिशंस। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि कई सारे जो क्राफ्ट हैं वो अपने आप में किसी ना किसी रीजन के किसी ना किसी इवेंट से जुड़े हुए हैं। अब क्राफ्ट को अगर आप देखेंगे तो ह्यूमन सिविलाइजेशन की जो सबसे पहला सिविलाइजेशन बात करते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वहां पर हमें देखने को मिलता है। वहां पर हमें कई सारे टेराकोटा देखने को मिलते हैं, हमें बहुत सारे छोटे छोटे खिलौने देखने को मिलते हैं, टॉयज देखने को मिलते हैं, हमें पॉटरी अलग अलग प्रकार की देखने को मिलती है, हमें अलग अलग प्रकार के गहने देखने को मिलते हैं। वहां पर अलग प्रकार की क्रिएटिविटी हमें देखने को मिलती है, क्लोथिंग के अंदर में, डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स के अंदर में, स्टोन्स के अंदर में, अलग अलग प्रकार की क्ले के द्वारा, वुड के द्वारा, इवन हड्डियों के द्वारा, बोन के द्वारा भी बनाई गई चीजें हमें मिलती हैं। तो ये अर्ली ओरिजिन हमें देखने को मिलता है। और मैं आपको कई बार ये कह रहा हूं कि रूरल क्राफ्ट हमेशा सिर्फ बेचने के लिए नहीं, कई सारे क्राफ्ट जो हैं वो रूरल इकोनॉमी में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कल्चर को भी दर्शाते हैं। कई सारे क्राफ्ट का रिलीजियस सिग्निफिकेंस होता है, जो किसी रिलीजियस एक्टिविटी से क्या है आपस में लिंक्ड हैं। जैसे जो क्राफ्ट हैं रिलीजियस सेरेमनीज के लिए स्पेशली बनाए जाते हैं, घर के यूज के लिए स्पेशल बनाए जाते हैं, इवन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए अलग से स्पेशल बनाए जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के लिए एग्रीकल्चर का जो प्रोड्यूस है उसके लिए अलग बनाया जाता है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के अंदर में यूज करने के लिए अलग से बनाया जाता है। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि क्राफ्ट अलग अलग तरीके के बनाए जाते हैं। जैसे आप देखेंगे वीविंग एक सिग्निफिकेंट है, जहां पर आप फैब्रिक्स बनाते हैं, ट्रेडिशनल क्लॉथ बनाते हैं, रिलीजियस सेरेमनीज के लिए बनाते हैं, घरों में पहनने के लिए बनाते हैं। ठीक है, सारी की सारी चीजें आप देख सकते हैं कि अलग अलग प्रकार से हैं। ठीक है, तो जो आप रूरल क्राफ्ट की अगर लीगेसी देखेंगे तो थाउजेंड्स ऑफ ईयर पुराने हमारे यहाँ पर इसकी लीगेसी आपको देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं कितनी पुरानी ज्वेलरी किससे बनती आ रही है, वो प्रैक्टिस अभी तक हो रही है। पॉटरी कैसी बनती आ रही थी, हजारों साल पुरानी पॉटरी अभी तक वैसी आपको देखती मिलेगी। आप कढ़ाई बुनाई की बात करते हो, वो चीज अभी भी आपको हजारों साल पुरानी पास ऑन हो रही है, वही चीजें देखने को मिलेंगी। और हर रीजन के अंदर में डिस्टिंक्ट स्टाइल है, डिस्टिंक्ट टेक्निक होती है, और वो वहां के कल्चरल हेरिटेज को शो करता है, जो दर्शाता है। या ये देखिए ना, हमारे यहाँ पर अगर कपड़ों को, क्लॉथिंग को अगर आप देखें, वो शो करता है कि कैसे उसका कल्चरल इंपॉर्टेंस है, सोशल इंपॉर्टेंस है और इकोनॉमिक एस्पेक्ट है। पूरी हिस्ट्री को आप अगर कपड़े की हिस्ट्री को पूरा देखें तो पूरे भारत के इतिहास को आप देख सकते हैं, उस रीजन के इतिहास को आप देख सकते हैं। तो ये लीगेसी आपको नजर आती है। ठीक है, तो उसके साथ में आप ये भी चीज देखने की कोशिश करें, पपेट्री जैसे है। अब पपेट्री यानी कि पपेट, उसको बनाना, अब राजस्थान में जब आप जाते हैं तो आप बार बार जिक्र करते हैं, कठपुतली का जिक्र करते हैं। तो भारत के कल्चर के अंदर में आपने आर्ट एंड कल्चर में पढ़ा होगा, पपेट्री अपने आप में जो कल्चरल हेरिटेज और ट्रेडिशन का इंपॉर्टेंट हिस्सा, इंटीग्रल पार्ट है। आप कहीं पर भी अभी चले जाएं तो वहां पर पपेट्री आपको देखने को मिलेगी, यानी कि ये हमारे कल्चर को दर्शाता है। और इसके अंदर में, उस पपेट्री में बहुत सारे क्राफ्ट पर्सन इन्वॉल्व होंगे, इसके अंदर में बहुत सारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स
वो भी इन्वॉल्व होते हैं, कल्चरल सेंटिमेंट्स वो भी इन्वॉल्व होते हैं, कम्युनिटी सेंटिमेंट्स वो भी इन्वॉल्व होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया थोलपावा कुथू एंड थोलू बोमलट्टा, आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं ये क्या है, तो आपको पता होना चाहिए शैडो पपेट्री है, ठीक है, जिसके अंदर में लेदर पपेट बनाए जाते हैं, स्टोरी टेलिंग की जाती है हिंदू माइथोलॉजी के अंदर में। तो सबसे पहली बात तो थोलपावा कुथू और थोलू बोमलट्टा क्या है, पपेट्री है। आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं रिसेंटली सीनी न्यूज क्या है। ऐसे अगर आप टॉयज को देखें तो एग्जांपल्स हैं, ऐसे ही है कोंडापल्ली टॉयज, ये कहां पर है, आपके विजयनगर एम्पायर के अंदर में ओरिजिनेट होता है और इसको आप फेस्टिवल्स के अंदर में यूज करते हैं, आप देख सकते हैं। और कोंडापल्ली डॉल्स जो हैं वो बोमल्ला कोलुवु जो फेस्टिवल होता है संक्रांति फेस्टिवल के दौरान पर, वहां पर इसको यूज किया जाता है। अब आप सोच सकते हैं कि इनका लिंकेज कैसा है, सिर्फ टॉयज बनाना ही नहीं, टॉयज कल्चर फेस्टिवल्स और हेरिटेज को भी क्या है आगे लेकर चलता है। अब कई सारे क्राफ्ट ऐसे भी हैं जिनको फॉलो करते समय, उनको बनाते समय रिचुअल्स को फॉलो किया जाता है। जैसे कई सारी कम्युनिटीज प्यूरिफिकेशन ऑफ वर्क स्पेस, ब्लेसिंग्स लेना अपने पूर्वजों से, अपने क्राफ्ट को शुरू करने से पहले इन चीजों को प्रैक्टिस करती हैं। जैसे चन्ना पटना टॉय मेकर जो हैं वो क्या करते हैं, पूजा करते हैं अपने टूल्स की। जो कच्चे आर्टिशंस हैं जो कच्छ के अंदर में है, वो क्या करते हैं, गादवी ट्रेडिशन को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, जहां पर वो लैंप जलाते हैं और गाना गाते हैं, तब जाके उसके बाद में क्या करते हैं, अपने क्राफ्ट को बनाना वो शुरू करते हैं। ठीक है, तो समझ रहे हैं कई सारे क्राफ्ट मेकिंग आपके स्पेसिफिक फेस्टिवल्स एंड रिचुअल से क्या है कनेक्टेड। जैसे दशहरा फेस्टिवल में आप देखिए उड़ीसा में क्या होता है, वहां पर पीपली जो आर्टिशंस है वो डेकोरेट करते हैं आइडल्स को, ठीक है, और उसको क्या करते हैं, स्पेशल पूजा में यूज करते हैं। तो ये सारे की सारी चीजें यानी कि आप देख सकते हैं क्राफ्ट का रिलीजियस और कल्चरल महत्व भी नजर आता है। कई सारे क्राफ्ट सिर्फ रिलीजन इवेंट उससे रिलेटेड नहीं है, जो एस्ट्रोनॉमिकल चीजें हो रही हैं, जो जियोग्राफी में चीजें हो रही हैं उनसे भी रिलेटेड है, सीजन से रिलेटेड। जैसे वैक्सिंग ऑफ मून क्या बोला जाता है, वैक्सिंग फेज ऑफ मून, जब अर्ध चंद्रमा से जब धीरे धीरे पूर्ण चंद्रमा की तरफ जाता है, तो जैसे आप देखेंगे मधुबनी पेंटिंग सिर्फ और सिर्फ उसी समय पर होती है जब वैक्सिंग फेज ऑफ मून। दिस कैन बी ए पोटेंशियल क्वेश्चन इन योर एग्जाम, प्लीज इसको स्टार मार्क करो। मधुबनी पेंटिंग, जो मधुबनी पेंटर्स होते हैं वो ओनली पेंट ड्यूरिंग द वैक्सिंग फेज ऑफ मून, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। ऐसे अगर आप देखिए कलमकारी आर्टिशंस वो फास्ट करते हैं अपने काम को शुरू करने से पहले, अपने आप को प्यूरिफाई करते हैं पेंटिंग को शुरू करने से पहले। नेचुरल डाइज को वो क्या करते हैं, यूज करते हैं, जो कहां से आता है, प्लांट से आता है। मिनरल्स को मिक्स करते हैं किसके साथ में, बफेलो के मिल्क के साथ। आप खुद देखिए ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं नहीं आ सकते, कि कलमकारी उसके अंदर में बफेलो मिल्क यूज होता है या फिर काऊ का मिल्क यूज होता है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग क्वेश्चंस हैं। तो आप वर्ली ट्राइब के बारे में अगर देखिए, महाराष्ट्र के अंदर में वो भी पेंटिंग बनाते हैं, जो डेली लाइफ के अंदर में क्या क्या चीजें होती हैं उनको डिपिक्ट करते हैं। पेंटिंग के अंदर में माइथोलॉजी सीन्स को दिखाया जाता है। गंजीफा एक कार्ड गेम है, प्लीज याद रखिएगा, देख सकते हैं गंजीफा, जिसके अंदर में हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस उनको कार्ड्स पर क्या किया जाता है, बनाया जाता है और इनकॉर्पोरेट किया जाता है सिग्निफिकेंस एंड सिंबोलिज्म के रूप में। तो अब ये देखिए कितने सारे फैक्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूं इसके अंदर में। वर्ली ट्राइब से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए। अब कई सारे आप देख सकते हैं, जैसे झबुआ डॉल्स, ठीक है, ये मध्य प्रदेश के अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये डॉल्स प्रोड्यूस की जाती हैं वेरियस शेप साइज के अंदर में। जब मैं गया था मैं एमपी के अंदर में तो मैंने इनको देखा था। अगर आप देखेंगे खुर्जा पोट्री, ये उत्तर प्रदेश के अंदर में आपको देखने को मिलता है ना, आप देख ही सकते हैं इसके अंदर में। अगर आप देखेंगे लामबानी, लामबानी आप ये देख सकते हैं, कढ़ाई जो की जा रही है, ठीक है, ये आपके कहां पर, कर्नाटका में देखने को मिलेगा। कहां पर, कर्नाटका में देखने को मिलेगा, जिसमें कई सारी ट्राइबल कम्युनिटीज क्या करती है, इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो आपसे पूछा जाता है लामबानी कहां पर है, जिसमें बेड्स, शेल्स, बीड्स, शेल्स, कौरी, ये सब चीजें इसके अंदर में यूज की जाती हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं तस्वीर, आप देख सकते हैं ये एजेस को डेकोरेट करने के लिए। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। ठीक है, तो क्राफ्ट का आपको समझ में आया।
अब रूरल इकोनॉमी के अंदर बैम्बू, बांस, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब आपने देखा होगा कि बैम्बू के प्रोडक्ट्स की डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है। जो नागालैंड मिनिस्टर हैं तामजेन अलोंग जी, उन्होंने शेयर करी पिक्चर्स की, कौन सी पिक्चर्स की, लीक प्रूफ बैम्बू बॉटल्स, जिससे अब आप खुद देख रहे होंगे बैम्बू के टूथब्रश, बैम्बू के क्या नाम है, जो क्या नाम है ये कुकिंग सब्सटेंसेस होते हैं, बैम्बू के ग्लास, बैम्बू के बॉटल्स, इन सब का आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आप देखेंगे इससे क्या स्ट्रेंथन होगा, जो आपका रूरल इकोनॉमी है उसके अंदर में क्या होगा, हेल्प मिलेगी। जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो आर्टिशंस हैं, जो मैन्युफैक्चरर, उनको हेल्प मिलेगा और सस्टेनेबल वैल्यू चेन इससे क्या होगी, क्रिएट होगी। अब बैम्बू जो है, अब इवन आपको पता है हाईवे के ऊपर में, मुझे ध्यान है नितिन गडकरी जी ने फोटो शेयर करी थी कि हाईवे के अंदर में जो अभी तक वो लगाया जाए कंक्रीट का और जो स्टील का लगाया जाए, वहां पर बैम्बू के बैरिकेड लगाने का उन्होंने इमेज शेयर करी थी। तो बैम्बू बहुत इजीली बेंड किया जा सकता है, स्प्लिट किया जा सकता है और कंप्रेस किया जा सकता है अलग अलग प्रोडक्ट बनाने के लिए, बॉटल बनाने के लिए, बायोमास पैलेट्स बनाने के लिए, टेबल वेयर बनाने के लिए, टूथब्रशेस बनाने के लिए। इसलिए इसको क्या है, और प्लस में इको फ्रेंडली है, प्लास्टिक का ऑल्टरनेटिव बहुत अच्छा, वुड के रूप में ऑल्टरनेटिव, एल्युमिनियम का ऑल्टरनेटिव, अफोर्डेबल भी है और बहुत अच्छा एक सस्टेनेबल अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हो सकती है। और ग्लोबल लेवल पर भी लोग इसकी डिमांड कर रहे हैं, ग्लोबल लेवल पर भी लोग इसको क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत मिनिमम है इकोलॉजी के ऊपर में। इसीलिए वर्ल्ड वाइड इसको देखा जाए बिल्डिंग मटेरियल के रूप में भी यूज किया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चरल जो प्रॉपर्टीज हैं, सस्टेनेबल अवेलेबिलिटी है उसके कारण में, ठीक है। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के साथ में अगर इसको क्या किया जाए, कंबाइन किया जाए, तो ये बहुत बड़ा क्या कर सकता है, ड्यूरेबिलिटी लेकर आ सकता है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ये साथ में लेकर आ सकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं, सब कुछ आपको यहाँ से मिल रही हैं चीज़ें। तो भारत के अंदर में बैम्बू का वेल्थ है, हमारे पास में बैम्बू का भंडार है। अगर आप देखें वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, या फिर कह लीजिए जो रिसोर्सेज हैं, सेकेंड लार्जेस्ट रिसोर्सेज बैम्बू के भारत के पास में 136 स्पीशीज हैं, जो 13.96 मिलियन हेक्टेयर के अंदर में क्या है, फैली हुई है। प्लीज याद रखिएगा ये 136 स्पीशीज भारत के पास में है बैम्बू से रिलेटेड। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, यहाँ पर बैम्बू का बहुत बड़ा क्या है, एरिया है और हमारे पास में स्टॉक है। लेकिन स्टॉक होने के बाद में भी हम क्या रहे, नेट इंपोर्टर रहे बैम्बू के। इससे हमें पता चलता है कि हमें कैपिटलाइज करना है इस मार्केट पोटेंशियल को, एक वैल्यू चेन क्रिएट करनी पड़ेगी, यहां पर हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसलिए हमने अवेयरनेस कैंपेन, सस्टेनेबिलिटी के बारे में, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस के कारण में डिमांड क्रिएट होती है। बैम्बू वर्सटाइल है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, बिल्डिंग मटेरियल के रूप में, पेपर पल्प रिसोर्स के रूप में, एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स के रूप में, हर तरीके से देखा जाए तो बैम्बू बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। और बैम्बू रूरल इकोनॉमी के अंदर में क्या कर सकता है, बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर में हेल्प कर सकता है। यही चीज आप देखिए, बैम्बू बेस्ड प्रोडक्ट क्या है, ट्रेडिशनल कॉटेज इंडस्ट्री का हिस्सा है, जो लाइवलीहुड प्रोवाइड कर सकते हैं मिलियंस को। रिमोट एरियाज में, रूरल एरिया में आप प्रोवाइड कर सकते हैं। आप ये देखिए कितने सारे क्राफ्ट, बेहतरीन बेहतरीन क्राफ्ट बनाए जाते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स, फर्नीचर, ज्वेलरी, बहुत सारी चीजें बनाई जा रही है बैम्बू से रिलेटेड। और आप इसके अंदर में सिग्निफिकेंट फीमेल वर्क फोर्स को भी क्या कर रहे हैं, एक्टिव कर रहे हैं इसके अंदर में। और बैम्बू हैज द पोटेंशियल टू प्रोवाइड एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक एंड लाइवलीहुड सिक्योरिटी टू रूरल कम्युनिटीज। बहुत अच्छी स्टेटमेंट है। दिस कैन बी ए पोटेंशियल क्वेश्चन इन जीएस पेपर 3 मेंस एग्जाम, ठीक है। तो प्लीज याद रखिएगा कैसे बैम्बू क्या कर सकता है, हेल्प कर सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत की सरकार ने नेशनल बैम्बू मिशन को भी क्या किया, लॉन्च किया, जहां पर आप जो पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ बैम्बू है हमारी इकोनॉमी के अंदर में, रूरल इकोनॉमी के अंदर, उसको हार्नेस करने की कोशिश करेंगे। आप कंप्लीट वैल्यू चेन बनाएंगे। अब बैम्बू सेक्टर के अंदर में आप ग्रोवर्स को और ज्यादा क्या करेंगे, इंसेंटिवाइज करेंगे। ग्रोवर्स जो बैम्बू उगा रहे हैं उनको कंज्यूमर के साथ में कनेक्ट करेंगे। आप क्या करेंगे, वेरियस इनिशिएटिव्स को इंप्लीमेंट करेंगे, टेक्नोलॉजी सपोर्ट देंगे, जिससे जो प्रोडक्ट है उसको और ज्यादा क्या किया जा सके, इन्हांस किया जा सके, ठीक है। तो नेशनल बैम्बू मिशन के अंदर में ट्रेनिंग दी जाएगी फार्मर्स को, आर्टिशंस को, फील्ड फंक्शनरीज को।
12,119 इंडिविजुअल को ट्रेन किया जा चुका है। सेल्फ हेल्प बुक ग्रुप क्रिएट किए जाएंगे, वुमेन लेड होंगे जो स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड लेंगी, सारी की सारी चीजें। फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा और बैम्बू का प्लांटेशन होगा डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड में, जो वैसे हो सकता है खाली पड़ी हो, तो उसके अंदर बैम्बू को क्या किया जा सकता है, उगाया जा सकता है। अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा स्टेट के बारे में या फिर कह लीजिए कुछ सेक्टर्स के बारे में जल्दी से क्विकली हम उसको देखेंगे। जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर में जो अगर आप देखेंगे तो वहां पर जो हैंडीक्राफ्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी के अंदर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे वहां की शॉल को आप देखें, वहां के जो ट्रेडिशनल कारपेट है, जो वुड कार्विंग है, जो ठीक है आप वहां पर कॉपर वेयर है, एम्ब्रॉयडरी है, ये सब क्या है वहां की बहुत बड़ी धरोहर है। और यहां पर इसको क्या करना है, आप अगर इसको एनहांस करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जम्मू कश्मीर की क्या होगी, इकोनॉमी भी क्या होगी, रिवाइव होगी, वो भी क्या होगी, आगे बढ़ेगी। तो अगर इस रीजन के हैंडीक्राफ्ट को अगर देखा जाए तो पर्शियन सूफी संत शाही हमदान, ये 14th सेंचुरी में थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया न्यू टेक्निक एंड डिजाइन टू लोकल आर्टिशंस, उन्होंने यूज किया। और प्रेजेंट डे में अगर देखा जाए तो बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं और उसको सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी हैं। जैसे आप देख रहे हैं ग्लोबलाइजेशन धीरे धीरे हो रहा है, तो ग्लोबलाइजेशन के साथ में इसकी डिमांड भी बढ़ रही है, नई मार्केट भी आ रही है। अब नई मार्केट जब आ रही है तो नए कॉम्पिटिटर भी आ रहे हैं, कंपटीशन भी इंक्रीज हो रहा है। तो जम्मू कश्मीर के अंदर में बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम, आप जानते हैं स्किल की ट्रेनिंग करना, फाइनेंशियल असिस्टेंस देना, आप हर रीजन के अंदर में डिफरेंट क्राफ्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं। अब जैसे आप देखिए G20 की जो समिट हुई जम्मू कश्मीर के अंदर में, वो वहां के क्राफ्ट को भी क्या करेगी, प्रमोट करेगी। जम्मू कश्मीर एकमात्र स्टेट या यूनियन टेरिटरी कह लीजिए जहां पर क्या हुआ, हर क्राफ्ट को क्या दिया गया है, डिस्टिंग्विशिंग इट्स प्रोडक्ट इन मार्केट एंड प्रमोटिंग द रीजन्स यूनिक आर्टिसन ट्रेडिशनल, हर उसको दिया जा रहा है। ठीक है, आप देखें पश्मीना हो गया, कारपेट हो गया, उनको जीआई लेबलिंग दी जा रही है और उसके साथ में क्या दिया जा रहा है, उनके सेल को एनहांस हो रहा है और एक्सपोर्ट पोटेंशियल है। प्लस में श्रीनगर का इंक्लूजन किसमें हुआ, यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के अंदर में, जिसने एक प्लेटफॉर्म दिया जहां पर आप लोकल ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट को ग्लोबल लेवल पर प्रमोट कर सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री कश्मीर की, उसका लॉन्ग ट्रेडिशन रहा है, प्रोड्यूसिंग सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते रहे, सारी की सारी जो नेचुरल डाइज के थ्रू, लोकली सोर्स मटेरियल्स के थ्रू यूज होता रहा है। तो इसके लिए नई नई मार्केट को ढूंढा जा रहा है। तो ये याद रखिए यूनेस्को का क्रिएटिव सिटी सस्टेनेबल जो प्रैक्टिसेस हैं वो भी हेल्प कर रहा है इन प्रोडक्ट्स को और आगे बढ़ाने के अंदर में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बहुत सारे अब देखिए आप प्रोडक्ट तो बना रहे हैं लेकिन उसके लिए मार्केट अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। तो उसके अंदर में ई कॉमर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, नए नए स्टार्टअप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं हैंडीक्राफ्ट सेक्टर के अंदर में। मान के चलिए किसी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर में या किसी रिमोट एरिया में किसी ने कोई प्रोडक्ट बनाया तो उसको कहां बेच सकते हो, आप क्या कर सकते हो, ई कॉमर्स के थ्रू आप सेल कर सकते हो, जहां के आपके पास में एक लार्जर ऑडियंस है जहां पर आप अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हो। आप ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस क्रिएट हो, जैसे कश्मीर बॉक्स, कश्मीर ओरिजिन, ये सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहे हैं प्रमोट करने में और सेल करने में कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट्स को। ठीक है, रूरल क्राफ्ट फॉर लाइवलीहुड, क्या रूरल क्राफ्ट फॉर लाइवलीहुड, तो बहुत सारे क्राफ्ट हैं जो लाइवलीहुड के लिए यूज किए जाते हैं। ये पूरी लिस्ट है, तो ये पीडीएफ में आपके साथ शेयर करूंगा ही। अब आप देख सकते हैं कि जीआई टैग किन किन को मिला है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हर जगह पर आप देख सकते हैं। इनको रटने की जरूरत नहीं है, बट एक बार नजर जरूर दौड़ा लेना। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा। जैसे उत्तराखंड के अंदर में जियोग्राफिकल इंडिकेशन हैंडीक्राफ्ट की अगर उसमें देखा जाए, खोवार पेंटिंग, सोहराई, ठीक है, बस्तर छत्तीसगढ़ में देखा बस्तर डोकरा आयरन क्राफ्ट, आप तेलंगाना में आदिलाबाद डोकरा, आप सभी ने सुना होगा, चेरियाल पेंटिंग, ये जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं तो न्यूज़ के अंदर में आता है। ठीक है, उड़ीसा के अंदर में बेहरामपुर पट्टा, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। आप आंध्र प्रदेश के अंदर में लेदर पपट्री हो गया, तमिलनाडु के अंदर में देखते जाइए कितनी सारी चीज़ें। तो ये अगर आप सोचिए, अगर योजना के अंदर में और कुरुक्षेत्र के अंदर में चीज़ें अगर मेंशन है, वैसे कुरुक्षेत्र के अंदर मेंशन है, तो इससे आपको अंदाज़ा लग सकता है कि यहाँ से क्या है, आपको ये चीज़ें पढ़नी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। गुजरात के अंदर में क्या क्या है, तो मैं आपको एक एक चीज़ तो नहीं बता सकता,
लेकिन यहाँ से आप समझिए कि हैंडीक्राफ्ट्स और उनसे एसोसिएटेड स्टेट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, और मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे हैंडीक्राफ्ट, लोकल हैंडीक्राफ्ट, रूरल इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट एक तरीके से इंडस्ट्रीज किसकी, मैंने ऑलरेडी बार बार आपको बताया, इंडिया के रूरल इकोनॉमी के क्या है, बैकबोन है, क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं मिलियंस को, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब ये लाइन को याद रखिएगा, ये पीपीटी को आप याद कर सकते हैं कि हैंडीक्राफ्ट क्यों इंपॉर्टेंट है। क्राफ्ट हेरिटेज अगर देखा जाए तो रीजनल यूनिकनेस और मार्केट डिमांड को आपके सामने रखता है, जो डोमेस्टिकली भी और इंटरनेशनली भी मार्केट में उसकी डिमांड है। हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन उसका बहुत बड़ा पोटेंशियल है $1 बिलियन मार्केट को क्रिएट करने के अंदर में, जो अल्टीमेटली क्या करेगा, हेल्प करेगा हमें डॉलर्स के इनकमिंग के अंदर में। लोग विदेशों से एक्सपोर्ट, मतलब आप यहां से इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, विदेशों में इसकी डिमांड हो सकती है। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे बिजनेस प्रैक्टिस जो है लगातार वो चेंज हो रही है, मार्केट की डिमांड चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, ठीक है। आर्टिशंस को ग्रोथ जो है वेज के अंदर में, आप भी देखिए, जैसे आप कोई मॉल के अंदर में जाते हो तो वही चीज 5,000 10,000 की होगी, आप तुरंत झट से पैसा दे दोगे, अरे भाई साहब ब्रांडेड है। लेकिन वही चीज अगर रूरल क्राफ्ट अगर होगी तो आप कहोगे अरे कैसे। तो यंगर जनरेशन के पास में यहां पर कोई इंसेंटिव नहीं रह गया इसी सेक्टर में रहने के लिए। लिमिटेड अवेयरनेस है मार्केट अपॉर्चुनिटी की, जिसके कारण में फंड नहीं अवेलेबल होना, टेक्नोलॉजी का अवेलेबल नहीं होना, जिसके कारण में ग्रोथ नहीं हो पा रही है। तो ये भी एक क्या है, बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। तो फॉस्टरिंग रूरल क्राफ्ट थ्रू वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ऑलरेडी हमने देखा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कैसे रूरल क्राफ्ट के अंदर में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। और ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रमोट किया जा रहा है, जिसके अंदर में आप बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट को आगे बढ़ा रहे हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट कर रहे हो, जो लोकल प्रोडक्ट है उसको आप प्रमोट कर रहे हो नेशनल लेवल पर, जो अल्टीमेटली आपके लाइवलीहुड में हेल्प करेगा और नेशन बिल्डिंग में भी हेल्प करेगा। ऑलरेडी मैंने आपको बताया ये फर्स्ट प्रोग्राम उत्तर प्रदेश में शुरू किया, अब ये पूरे देश के अंदर में इंप्लीमेंट किया जा रहा है। ईच डिस्ट्रिक्ट को डेवलप करने की बात की जा रही है यूनिक प्रोडक्ट के एक्सपोर्टिंग हब के रूप में, जहां पर उस प्रोडक्ट को ऐसा बनाया जाए उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, उसको एक्सपोर्टिंग हब के रूप में बनाया जाए, ठीक है। जहां से आप एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को भी आगे बढ़ा सकते हैं। आप फूड ग्रेन्स, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आर्टिशंस हैंडीक्राफ्ट ही हो सकता है, किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर फूड ग्रेन्स बहुत इंपॉर्टेंट हो, हैंडीक्राफ्ट इंपॉर्टेंट, हैंडलूम्स इंपॉर्टेंट हो, अदर आइटम्स भी हो सकते हैं। कई जगह का ताला हो सकता है, कई जगह की दरिया हो सकती हैं, कई जगह के पर्दे हो सकते हैं, कई जगह की चादर हो सकती है, कई जगह की साड़ी हो सकती है। तो उन सबको क्या करना, प्रमोट करना, ठीक है। रूरल क्राफ्ट के अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। और ये इनिशिएटिव आप फोक पेंटिंग को कवर कर सकता है, वुड कार्विंग को, हैंडलूम टेक्सटाइल, मैंने आप ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस करी हूँ, ठीक है। तो आप इसकी विजिबिलिटी को इंक्रीज करना चाहते हो, मार्केटिंग को इंक्रीज करना चाहते हो, उसकी क्वालिटी पैकेजिंग को इंक्रीज करना चाहते हो, और इसको इंप्रूव्ड एक्सेस देना चाहते हो डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट का रूरल क्राफ्ट। आप खुद सोचिए 141 करोड़ लोग हैं, हम ही अगर इन सब चीजों को प्रोक्योर करने, जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल दूं, मेरे को हनी परचेस करना था, तो मेरा फर्स्ट टेंडेंसी ये क्या रही कि जो ट्राइबल वेबसाइट है, मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा जो सपोर्टेड वेबसाइट्स हैं, वहां पर जाकर मैं क्या करूं, हनी को परचेस करूं, जो डायरेक्टली क्या करेगा, उनको पॉजिटिव इंपैक्ट देगा। जैसे मुझे कोकोनट ऑयल खरीदना था, तो मैंने भी उस टाइम पे सर्च किया। तो हमारी जो नेचर है, जो हमारी अप्रोच है, अगर वो चीजें धीरे धीरे चेंज होंगी तो मार्केट क्रिएट होगी, और मार्केट अगर क्रिएट होगी तो अपने आप में क्या होगा, बड़ी सारी, अब आप देख सकते हैं क्या क्या बेनिफिट होता है। एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा तो क्या होगा, लोकल लेवल एम्पावरमेंट होगा, लोकल एम्पावरमेंट, माइग्रेशन कम होगा, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा, रूरल अर्बन माइग्रेशन के अंदर में कमी आएगी, रूरल वुमेन को एम्पावरमेंट मिलेगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्रिएट होंगे, ग्रास रूट लेवल डेवलपमेंट होगा, सस्टेनेबल इनकम क्रिएट होगी, स्किल डेवलपमेंट होगी। आपको क्या करना पड़ेगा, और क्या क्या चीजें कर सकते हैं आप, प्रमोट कर सकते हैं लोकलाइज एंटरप्रेन्योरशिप को, कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट को, रीस्किलिंग को। आप क्या करेंगे, कल्चर बेस्ड डेवलपमेंट होगा, आपके जो अब ओरिजिनल क्या नाम है आपके आर्ट एंड क्राफ्ट है उनका रिवाइवल होगा, आप लोकल आर्ट और क्राफ्ट को प्रिजर्व कर पाएंगे। आप कहते हैं ना कि वैसा अब वो बात नहीं रही, तो आप उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। तो कई सारे पॉजिटिव आउटकम्स तो हैं, लेकिन कई सारे चैलेंजेस भी हैं। सबसे पहला चैलेंजेस तो क्या, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट नहीं होना, फंड का नहीं होना, फाइनेंस का कम एक्सेस मिलना, मार्केट के लिंकेजेस कम होना, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन बहुत कम होना, मार्केटिंग के अंदर में जो स्किल चाहिए उसके अंदर में कमी होना। तो ये वे फॉरवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। और भी अगर आप देखें तो ट्रेडिशनल बेल मेटल इंडस्ट्री ऑफ आसाम, आप अगर इसको देखें तो आसाम के अंदर में
क्या है, बेल मेटल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा आगे की तरफ बढ़ रही है। तो जो बेल मेटल इंडस्ट्री है वो सरथेबारी एक स्मॉल टाउन है जो 75 किलोमीटर वेस्ट है किससे, गुवाहाटी से, आसाम के अंदर में, बहुत फेमस है। इस इंडस्ट्री को रिच हेरिटेज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और आसाम के अंदर सेंचुरी से चला आ रहा है। तो सरथेबाड़ी अगर आप देखेंगे यहाँ पर 9 विलेजेस हैं और हर विलेज के अंदर में वेयर ऑलमोस्ट एवरी फैमिली हैज अ स्मॉल बेल मेटल मैन्युफैक्चरिंग कॉटेज, जिसको वो क्या बोलते हैं, कन्हार शाल ये बोलते हैं, जहां पर वो क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। और यहाँ पर 1500 मेल आर्टिशंस क्या होते हैं, इसमें एम्प्लॉय हैं। ठीक है, तो आप सोचिए कितने ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हो रहा है ट्रेडिशनल टूल के थ्रू। अब इसमें रॉ मटेरियल क्या यूज़ होता है, इसमें यूज़ होता है किसका, एलॉय, जिसके अंदर में कॉपर होता है और टिन होता है। अब आप जानते हैं आसाम के अंदर में तो कॉपर और टिन प्रोड्यूस तो होता नहीं है, तो इस रॉ मटेरियल को क्या किया जाता है, लाया जाता है गाजियाबाद से, मुरादाबाद से, फरीदाबाद से, कानपुर से, कोलकाता से। ठीक है, फिर कई सारे, फिर इसको क्या है, रिसाइकल करते हैं और फिर इसको बनाने की कोशिश करते हैं। कई सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी यहाँ पर क्रिएट हो चुकी हैं। गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट कर रही है बेल मेटल इंडस्ट्री को। ठीक है, लोन प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पर अगर इवन आप देखें तो क्या कहते हैं उसे, स्किल्स प्रोवाइड कर रही हैं, बहुत सारी चीज़ें। और ये पोटेंशियल मार्केट है इसका, क्योंकि लोकल डिमांड के अलावा इसको बाहर भी मांगा जाता है। जैसे भूटान में बड़ा इसकी मांग रहती है, म्यांमार में मांग रहती है, थाईलैंड, श्रीलंका, नेपाल में मांग रहती है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज में और टेम्पल्स में इसकी बड़ी मांग रहती है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड यूटेंसिल्स की जो बेल मेटल से बनता है। तो आसाम धीरे धीरे, जैसे भूटान के पास में है, तो आप सभी देख सकते हैं कि इस डिमांड को, वहाँ की जो मार्केट उसको कैप्चर किया जा सकता है। और बेल मेटल का हिस्ट्री से भी रिलेशन है, तो ये भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं। पुष्प कन्हार जी बेल मेटल आर्टिशंस थे, उन्होंने एक बहुत मेजर रोल प्ले किया था पेजेंट अपराइजिंग के अंदर में 1894 के अंदर में, जब लैंड टैक्स लगाया गया था ब्रिटिश के द्वारा, इंक्रीज किया गया था, तो उसके अगेंस्ट में उन्होंने क्या किया था, विद्रोह किया था। बहुत सारा कोशिश की करने के बाद में, लेकिन कि विलेजर्स पे कर दें टैक्स, लेकिन पुष्पा कन्हार जी ने लीड किया और कहा कि नहीं करेंगे। उनको फिर जेल में डाल दिया गया, 6 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। और जेल के अंदर में वो अपने बेल मेटल के ऊपर में काम करते रहे और अलग अलग यूटेंसिल्स बनाते रहे, जिनका नाम क्या था, जेल कन्ही और जेल बाटी, अपने अलग अलग इनमेट्स के लिए बनाते रहे। ठीक है, ये भी चीज़ नोट करिएगा। ठीक, तो उनके स्किल से इम्प्रेस होके गवर्नमेंट ने क्या किया, उनको सज़ा उनकी माफ़ कर दी। और जब वो रिलीज़ हुए तो पुष्पक कन्हार जी ने जो डिज़ाइन था वो अदर आर्टिशंस के साथ भी शेयर किया और सरथेबाड़ी के अंदर में उसको फिर प्रोड्यूस किया जाने लग गया। इवन इसको लंदन के अंदर में भी एग्जीबिशन इसको दिखाया गया, इतना ज़्यादा फेमस हो गया था जेल बाटी और जेल कन्ही। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से भी। तो रूरल क्राफ्ट और रूरल इकोनॉमी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मेरे ख्याल में ये चीज़ समझ में आई होगी। अब आप खुद सोचिए कि रूरल इकोनॉमी का रूरल क्राफ्ट में और रूरल क्राफ्ट और रूरल इकोनॉमी में कितना इंपॉर्टेंट रोल है, ऐसा मेंस में क्वेश्चन आ सकता है। तो प्लीज़ इसको इसी तरीके से प्रिपेयर करिए। और आगे बढ़ने से पहले ये P2I बैच मेरे ख्याल में अब इससे ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि अगर आपको कोचिंग लेनी है तो आप इसको आज अभी इसी वक्त ज्वाइन कर लीजिए PRT लाइव कोड यूज़ करके। आप NCERT बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं, PDF इसकी आपको यहाँ मिल जाएगी। आप इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।